So hello everybody and welcome back to STBG. मास्टर सोम उपाध्याय एज यूजुअल आपका केमिस्ट्री मेंटर। बट आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स का पेपर डिस्कशन, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ। फिलहाल एसटीबीजी पे मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर हूँ, बट काफी डिमांड थी कि सर एमयू बीएससी के लिए कुछ चीजें लेके आइए, साथ में फिजिक्स के भी कुछ पीवाईक्यू कराइए। जैसे मैंने केमिस्ट्री का पूरा पेपर डिस्कस किया है, वैसे ही आज मैं लेके आ रहा हूँ फिजिक्स का पूरा पेपर डिस्कशन, स्पेशली फॉर एमयू बीएससी का जो एंट्रेंस है। और क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, 2 या 3 दिनों के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये पूरा का पूरा सेशन। प्लीज एकदम एक्टिव होकर सेशन को देखिएगा, हाई हाई पोटेंशियल से इस सेशन को देखिएगा और अपनी एनर्जी को फुल मेंटेन रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं अपने बारे में थोड़ी सी, तो मेरा नाम शुभ उपाध्याय है। I'm a JMN qualified candidate. I'm pursuing BTech from IIT Lucknow. एज यूजुअल आपका केमिस्ट्री मेंटर, बट आप सभी के स्पेशल डिमांड पे मैंने फिजिक्स का भी सेशन लिया, जो कि आज हम करेंगे। इसमें फिजिक्स का पूरा जितना फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे एमयू बीएससी के पेपर में हम सभी कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी और बातें करूं बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, तो यार एमयू 2023 वालों के लिए हमारे गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। गाइडेंस प्रोग्राम के साथ साथ आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे होंगे, और उसी के साथ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस भी आपको मिल रहा होगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यार, 2700 इज अ वेरी बिग नंबर, और अगर इतने सारे सवाल, अगर आपको एक्सपेक्टेड सवाल इतने सारे करा दिए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को आप जरूर इनरोल करिए। और इनरोलमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप हमारे प्ले स्टोर से STBG Academy ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से STBG Academy एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के अंदर इनरोल कर सकते हैं। बहुत इजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है। और अगर आपको इनरोलमेंट में कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। बहुत ही इजी टू इनरोलमेंट प्रोसेस है। और प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए STBG Academy का। क्यों? क्योंकि अब आपको एमयू के हर कोर्स का प्रीवियस एंट्रेंस पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज बेसिकली फ्री प्रीवियस एंट्रेंस पेपर। और उसी के साथ साथ आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आप एमयू 2023 एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हुए हमारे STBG Academy के ऐप में मिलेगी। तो जाइए और अभी फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़े तो एमयू बीएससी वालों के लिए भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर 5 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे। पूरे सिलेबस का टेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ 500 प्रीमियम क्वेश्चंस का, जो कि आपके पीवाईक्यू पे बेस्ड है और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम फॉलो कर रहे होंगे इस टेस्ट सीरीज को। अगर मैं सब्जेक्ट कवरिंग की बात करूं, तो मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री आपकी कवर हो रही होगी इस पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो बहुत अच्छी चीजें हैं आप सभी के लिए। आप जाइए और फटाफट इनरोल कीजिए। चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। और आज का हमारा पहला सवाल जिसका ये है, जो है आपके यूनिट एंड मेजरमेंट से। आप सभी ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके रिवीजन मार लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर इस सेशन को देखना शुरू कीजिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस पूरे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा ही नहीं रहूंगा, साथ साथ उसके सोल्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, सब चीज समझ में आ जाएंगी। सवाल यह है कि द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर 4.237 ग्राम एंड 2.5 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। डेंसिटी हमसे पूछा है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपने यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर की सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक पढ़ा होगा, है ना। तो अगर मैं थोड़ा डेटा के अकॉर्डिंग क्या करूं, अपने डेटा को लिख लूं डिनोशन में। तो मास को अगर मैं m से डिनोट करता हूं, तो ये कितना गिवन है? 4.237 ग्राम। वेरी गुड। और देखो वॉल्यूम गिवन है कितना? 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमसे पूछा है कि डेंसिटी जो है, पहले तो डेंसिटी की वैल्यू निकालिए, और कंडीशन ये है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ सिर्फ डेंसिटी की वैल्यू नहीं निकालनी है, करंट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ उस वैल्यू के आंसर को लिखना है, मिलाना है, और ऑप्शन से मैच करने, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो एज यूजुअल आप सभी जानते हैं यार, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। दैट्स सो सिंपल। मास दिया हुआ है 4.237 अपॉन ये कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 2.5। अब जब आप इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे ना, तो यू विल गेट एन आंसर 1.6948। और क्यू की यूनिट क्या होती है? ऊपर ग्राम है, नीचे सेंटीमीटर है, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तुम्हारी डेंसिटी की तो वैल्यू आ गई, है ना।
तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.6948। अब चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको दिखेगा, बट गलत है ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर गलत है। ये डेंसिटी का आंसर तो आया, लेकिन यार हमारा सवाल में पूछा कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग बताइए ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल तो आपने पढ़ा है भाई, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का रूल? देखो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम क्या करते हैं, एक तो राउंडिंग ऑफ करते हैं, और राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है? राउंडिंग ऑफ का रूल मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको कहीं भी मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन दिखे, अब यहां देखो क्या डिवीजन हुआ है, यस, तो जब भी आपको कहीं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दिखे तो हम जो हमारा आंसर होता है ना उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ मतलब छोटा कर देते हैं। देखो ये इतना बड़ा आंसर है 1.6948, अब इसको छोटे में करके लिखना है तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। और कितने डिजिट तक चेक करना है ना कि जो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या दो क्वांटिटी जो डिवाइड हो रही हैं उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ऐसे समझ लो यहां लीस्ट डिजिट कितने हैं उसके अंदर डेसिमल के बाद। तो यहां चेक करो, यहां तुमको क्या दिखेगा, पहली क्वांटिटी है क्या मास, दूसरी क्वांटिटी है क्या वॉल्यूम। तो मास के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मास की थोड़ा वैल्यू के लिखो, कितना दिया है 4.237 है ना। और वॉल्यूम के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ लो अभी फिलहाल कि कितने डिजिट है ना, जो नॉन जीरो है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कितने डिजिट जो नॉन जीरो है। तो अगर मैं वॉल्यूम का देखूं तो वॉल्यूम दिया 2.5, इसमें चेक करो 1 2 3 4, अल्लाह इसमें तो 4 डिजिट है, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम 2.5 है, इसमें कितना डिजिट है 1 और 2, मतलब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। और रूल क्या बोलता है कि जब भी आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये दोनों के लिए काम करता है, जब भी आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप छोटा कर देंगे, मतलब राउंड ऑफ कर देंगे कितने में, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें है भाई, वॉल्यूम में है। कितना है देखो 2 है, ऊपर वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब इस आंसर को मैं क्या कर सकता हूं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस आंसर को ऐसे लिख दूं 1.7 छोटा करके ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब बोलोगे सर जब आपने राउंडिंग ऑफ की, आपने बोला कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट में हमको करना है, तो यहां 2 है, ठीक है, तो आप इसको 1.6 तो लिख सकते थे, 1.7 क्यों लिखा? अरे बच्चों 1.7 इसलिए लिखा क्योंकि 1.6 के आगे वाला डिजिट देखो ये 9 है, और अगर कंसेक्यूटिव डिजिट मतलब एक आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा होता है या फिर 5 के बराबर होता है तो हम क्या कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं इसके पीछे वाले डिजिट में। तो पीछे वाला डिजिट 6 है, इसलिए मैं इसको बढ़ा के 1.7 लिख सकता हूं। तो इसका करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ जो आंसर होगा वो होगा 1.7, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू यू? आई थॉट इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D से सवाल हमारा, हर चैप्टर सवाल लेके आए भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है ये, 2 डायमेंशनल 2D मोशन जब आप पढ़ते हो ना उसका सवाल है। क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू भाई कितनी है, आई कैप प्लस जे कैप है ना, जहां आई और जे यूनिट वेक्टर है, यस सबको पता है। आई एक्स के लिए यूज होता है और जे वाई के लिए, है ना, आई कैप और जे कैप है ना, आई एक्स के लिए और जे, और के जो जे यूज करते हैं वो किसके लिए, वाई के लिए, है ना। तो एक बार अच्छे से चलो समझ जाओ, अब लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है समझ जाओ, सबको पता है बेसिक कि आई और जे जो है वो एक्स और वाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि जी की वैल्यू अगर 10 है, अच्छा जी की वैल्यू अगर 10 है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताइए। ओह बढ़िया सवाल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ रखी है, तो ये सवाल को आंसर करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आनी चाहिए। और अगर मैं लिखना चाहूं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे लिखते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू, सबने पढ़ रखा है ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस, बोलो बोलो क्या होता है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस थीटा, सबने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबने पढ़ा है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो नहीं पता है तो याद कर लो, किसी भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला ये है। तो यानी जब भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सवाल आएगा हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। आइए अब सबसे पहले तो एक केस ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल के हिसाब से, ठीक है। तो लेट्स से आई और जे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो लेट्स से मैं यहां एक एक्सिस बना लेता हूं y,
और यहाँ एक एक्स बना लेता हूँ वाई, और यहाँ एक एक्स बना लेता हूँ जेड। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो बॉल को क्या है, प्रोजेक्टाइल के अंदर अगर किसी भी बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन आपको कराना है तो आपको कुछ ना कुछ एंगल थीटा पे फेंकना पड़ेगा, है ना। मतलब लेट्स से कि मैंने यहां से एक इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी और ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा है। अब देखो वेलोसिटी किस में है, यहां जो है आई में है, यहां वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी किस में है, आई में है और जे में है, और आई के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहां वन है, यहां वन है, मतलब कि एक यूनिट आई में और एक यूनिट जे में। तो मान लो कि एक यूनिट एक्स में हमने वेलोसिटी दे दी, एक यूनिट वाई में हमने एक वेलोसिटी दे दी, है ना, आई और जे। ठीक। अब देखो, अब यहां, अब ये जो, अब यहां देखो तो एक ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा तुमको। कहां से, ये एक्स वाली डिजिट मान लो यहां है और वाई वाली डिजिट मान लो यहां है, तो ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा। अब ये ट्रायंगल को थोड़ा बाहर ला दो, ये तुम्हारा थीटा है ना, ये कितना है, एक्स इधर है, एक्स मतलब, अरे सॉरी आई, आई मतलब वन आई, और ये कितना है वर्टिकल, ये कितना है तुम्हारा जे, है ना। अरे आई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है आई, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है जे। तो मैं राइट वाले साइड क्या लिख सकता हूं, आई कैप, और वाई वाले डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं, जे कैप। ये तो हमको पता है। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो इसका वन है, इसका भी वन है, अरे कुछ नहीं लिखा है मतलब आगे क्या है, वन है, और ये एंगल थीटा है। ठीक। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कितनी होगी, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना चाहो तो कितनी होगी तुम्हारी, अंडर रूट क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पढ़े हो। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी बोल देता हूं तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट टू। मतलब इस ट्राइंगल में ये वाली जो हो जाएगी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू। ये वन है, ये वन है ना, ये वन है, ये वन है। ठीक, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वन है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां से अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूं तो tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC, है ना, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड देखो कितना है, वन, बेस का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, यानी tan थीटा यहाँ कितना आया, वन के बराबर आया। चलो भाई वेरी गुड, tan थीटा कितना आया, वन के बराबर आया। और अगर मैं यहाँ cos थीटा निकालना चाहूँ तो cos थीटा क्या होता है भाई, ऐसे याद कियो, है ना, साइन कॉस tan। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर cos थीटा लिखना चाहूँ तो बेस कितना है, बेस है तुम्हारा AC और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। मतलब cos थीटा लिखने जाऊँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू। तो हमने tan थीटा निकाल लिया, हमने cos थीटा निकाल लिया ये पर्टिकुलर ट्राइंगल से। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल्स टू एक्स, tan थीटा की जगह मैं वन पुट कर दूं, बिल्कुल, माइनस g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब देखो u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है, किसमें, एक i में एक j में, तो हम u लिखेंगे इनका रिजल्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अरे यार उन दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या करो, स्क्वायर से डिवाइड, स्क्वायरिंग कर दो और रूट चढ़ा दो। अरे यार मैग्नीट्यूड कैसे लिखता है, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों का मैग्नीट्यूड वन है तो वन का स्क्वायर, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो यू कितना आएगा, अंडर रूट टू। तो यहां देखो नीचे यू स्क्वायर जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट टू का स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा वन अपॉन रूट टू, तो कॉस ऑफ थीटा मतलब वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब ये देखो ये फोर टू जा एट, है ना, ये फोर और ये कितना हो जाएगा, नहीं ये देखो टू हो जाएगा, टू टू जा फोर, और नीचे देखो फोर से ये टू डिवाइड हो जाएगा, यानी ऊपर है 10x स्क्वायर और नीचे है टू, ये देखो 5 टाइम कट गया, तो y इज इक्वल्स टू आएगा x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो साफ साफ तुमको नजर आ रहा है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 5x स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़े, सेम सवाल आई थॉट कॉपी हो गया क्या दो बार, चलो कोई बात नहीं। इन अ सिस्टम टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg, ओके 1 kg
and 2 kg are moving in two perpendicular direction with velocity 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Magnitude of velocity of the center of mass will be. देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है ना, आपने सेंटर ऑफ मास COM पढ़ा है, ठीक ना, उसके अंदर हमको क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला है जो आपने पढ़ रहा है, और दो डिफरेंट डायरेक्शन हो, तो यहाँ देखो दो डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, एक तो 1 kg वाला इधर है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और 2 kg वाला इधर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमको इनका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा एक इक्वेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सेंटर मास के अंदर जब हमको क्या करना होता है, सेंटर मास की वेलोसिटी पता करनी होती है, तो हम क्या लिखते हैं, उनका मैग्नीट्यूड अगर हमको लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ये टिल लेंथ कितना चले जाता है mn vn तक, अपॉन जितने मासेस होते हैं सबका सम करते हैं हम, याद है, m1 m2 m3 टिल देन mn, है ना। तो यही तुमको करना है, अगर सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी पता करनी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमको पता करना है, तो यहां देखो कितने मासेस हैं, दो मासेस हैं, तो यहां के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m1v1 m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है यार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, सबने पढ़ा है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m1 कितना है भाई 1 इंटू वेलोसिटी 1 की कितनी है 10 प्लस m2 कितना है 2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है, यानी 1 प्लस 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, ये देखो 20, है ना, ये देखो 2 10 20, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10, देख रहे हैं, देखो ये 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 30/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 15, तो 15 मीटर पर सेकंड, बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर, बस आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जितने नंबर ऑफ मासेस होंगे, जितने नंबर ऑफ वेलोसिटी होगी, सबका समेशन अपॉन डिवाइड कर देंगे उनके टोटल मास के समेशन से। क्लियर, चलिए अगला सवाल है कि मास 6 × 10⁻24 kg, ओके, इज टू बी कंप्रेस्ड इन ए स्फीयर। अच्छा, एक मास ऐसे 6 × 10⁻24 kg का, उसको एक स्फीयर के फॉर्म में कंप्रेस कर दिया गया इन सच अ वे दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम इट्स सरफेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ देखो एस्केप वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है, तो पहले तो नोट कर लो, मास इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg, और एस्केप वेलोसिटी दी हुई है ना। एस्केप वेलोसिटी कैसे लिखते हैं भाई, bc से लिखते हैं, याद है, ठीक है। तो ये दी हुई कितनी 3 × 10⁸, ये आपका ग्रेविटेशन का सवाल है, आपने पढ़ा होगा, है ना। अब देखो हमसे क्या पूछेगा, व्हाट शुड बी द रेडियस, अरे यार रेडियस r की वैल्यू तो पूछी है, अरे यार तो सिंपल सा इसके वेलोसिटी का फार्मूला सबको पता है, अरे यार इसके वेलोसिटी ग्रेविटेशन के अंदर पढ़े तो हो, अगर इसके वेलोसिटी का फार्मूला देखिए तो क्या होता है, vc इक्वल्स टू बोलो 2gm/r, और ये अंडर रूट में होता है। अरे यार इसके वेलोसिटी का फार्मूला अगर नहीं पता है तो याद कर लो, अभी इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2G m मतलब मास अपॉन रेडियस, यही तो होता है इसके वेलोसिटी। अब देखो, अब दोनों तरफ क्योंकि यहाँ क्या है अंडर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा vc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm/r। अब हमको रेडियस चाहिए, मतलब ये r की वैल्यू चाहिए, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2gm/vc का स्क्वायर। ओहो, वेरी गुड। अब r की वैल्यू आओ यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ क्या है 2 × 6.67 × 10⁻⁻11, याद है कैपिटल G की वैल्यू, मास दिया हुआ है 6 × 10⁻24 अपॉन वेलोसिटी दी हुई है कितनी 3 × 10⁸, और इसका स्क्वायर। अब जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे, है ना, तो ये आएगा आपका, डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ 80.02 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ होगा इंटू 10⁻³ जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 8.89 इंटू 10⁻³ अब देखो 8.89 है तो इसको राउंड ऑफ करके मैं क्या कर दूं 9 लिख दूं, और 10⁻³ है मतलब 9 मिलीमीटर, है ना, क्योंकि रेडियस मीटर में आएगा यहाँ, और 9 मिलीमीटर क्योंकि 10⁻³ है। क्यों भाई, क्योंकि बताओ 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है, तो 10⁻³ को मैं मिलीमीटर लिख दूं तो 8.8 को मैं राउंड ऑफ करके 9 मिलीमीटर लिख सकता हूं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो है आपका 9 मिलीमीटर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, साथ ही साथ सवाल भी सॉल्व करा दिया। इज इट क्लियर टू यू? चलिए अगला है, ए फोर्स F is 10 plus 0.50x, okay, act on a particle in the x direction, अच्छा, where F is in Newton and x is in meter, okay, the work done by the force during a displacement from x equals to 0 and x equals to 2 meter will be। अब देखो
ये सवाल अच्छा सवाल है, मतलब सवाल आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका वो समझो। देखो ये वर्क पर एनर्जी का सवाल है, हर एक चैप्टर देखो सवाल आए हैं अच्छे अच्छे चैप्टर से। वर्क पावर एंड एनर्जी का सवाल है ना, आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी। चलिए तो कॉन्सेप्ट सीखो थोड़ा सा इसके अंदर। उसमें वर्क डन आपने पढ़ा है ना, और वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस है ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर इसको वर्क डन क्या लिखते थे, एफ एस बोलो कॉस ऑफ थीटा, है ना। लेकिन इसमें कंडीशन होती थी, कंडीशन क्या होती थी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरिएबल है ना, वेरिएबल है और गिवन इंटरवल में वो चेंज हो रहा है ना। वेरिएबल मतलब कि टाइम के हिसाब से, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, सच ना समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट अगर वेरिएबल है मतलब अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता था वो याद है, हम इंटीग्रेट करते थे एफडीएस को, है ना, फ्रॉम द गिवन इंटरवल x इज इक्वल्स टू, यहां से x इक्वल्स टू जहां पहुंच रहा है, मतलब इनिशियल टू फाइनल, है ना। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि आपको यहां वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कर रहा है, वेराइंग है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक। देखो लिमिट कहां से कहां है, x इज इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। मतलब हम क्या करेंगे सर, यहाँ वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है तो हम इंटीग्रेट करते हैं वर्क डन निकालने के लिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डी एस एक्स इज इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सर। अब देखो एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है कितनी, यहाँ एक्स के टर्म में है तो तुम डिस्प्लेसमेंट को एक्स के टर्म में रख लो ताकि इंटीग्रेशन जो है वो आसान हो जाएगा, है ना। एफ डॉट डी एक्स कर लो, अरे डी एक्स लिखो डी एस लिखो एक ही बात है, डी एस लिखो डी एस लिखो, है ना, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ x के टर्म में दिया हुआ है तो हम यहाँ d क्या करते हैं, dx कर लेते हैं, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू देखो गिवन है, कितनी गिवन है फोर्स की वैल्यू, ये है 10 प्लस 0.50x, और फोर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है अलोंग विद देयर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जब वेरिएबल होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्सेस, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फोर्स डिपेंड कर रहा है ना किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2, अब फोर्स की वैल्यू रखो 10 प्लस 0.5 x, और इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा मेसी हो गया है तो एक नया स्लाइड ले लेता हूँ और वहां इसको करा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो देखो हमारा वर्क डन कैसे आएगा भाई, वर्क डन आएगा इंटीग्रल 0 से 2, और फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 10 प्लस 0.5x इंटू dx। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, अब इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बारी बारी से करेंगे, 10 dx प्लस 0.5x। अब ये देखो, क्योंकि अब यहां देखो, क्योंकि ये 10 है तो ये आउटसाइड चले जाएगा, ये देखो यहाँ भी लिमिट लगा दो ना 0 से 2, अब ये dx। अब इंटीग्रेट करो, अब देखो क्योंकि 10 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर चल जाता है इंटीग्रेशन से, हो जाएगा 10 0 से 2 dx प्लस इंटीग्रल 0 से 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 भी कांस्टेंट तो बाहर कर लो, यहाँ x dx हो जाएगा। अब आपको ये चीजें पता है, आपने इंटीग्रेशन बेसिक पढ़ रखी है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 से 2 dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस, अब इंटीग्रेशन साइन हटा दो क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया ना ऑलरेडी, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन हटा दो, ठीक है। हमने ऑलरेडी क्या किया, dx को इंटीग्रेट कर दिया, तो डायरेक्ट वर्क डन लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में x 0 to 2 प्लस, अब ये देखो x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, x टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1, याद है, x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, याद है, पढ़ा है सबने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट कहाँ से हो जाएगी 0 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट करिए तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस, बोलिए 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 0 बाई 2। तो वर्क डन यहाँ से जब आप निकालेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 21 जूल। जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 21 जूल। आई थॉट इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ 0.5 भी तो है, मैं तो करना भूल गया यार, यहाँ 10 भी तो है, सॉरी यहाँ 10 है, यहाँ 0.5 है, तो यहाँ बाहर 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ कितना ब्लंडर में कर रहा था, ठीक है। तो आप ये कांस्टेंट को तो मत भूलिए, कांस्टेंट है ना 10 और 0.5 आ गए, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यू विल गेट योर आंसर 21 जूल। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई थॉट कि मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है, और सवाल को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े।
अगला सवाल है कि टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2. ओके ओके. If the velocity of photoelectron of mass m coming out are v1 and v2 respectively, then अच्छा कौन सा रिलेशन इनमें से सही है? क्या है सवाल? ये बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स हैं जो कि लाइट को रिसीव कर रहे हैं, जो है एक का वेवलेंथ है λ1, दूसरे का वेवलेंथ है λ2. ठीक है, और इनकी वेलोसिटी है v1 v2, बट इन दोनों का मास सेम है, m है, आइडेंटिकल है. ठीक है, ठीक. तो हमको करेक्ट रिलेशन बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा. अब देखो, ये जब अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सवाल इजी लगेगा और आपने सवाल को कर भी लिया होगा. अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है, ट्रिपल ई. देखो, जिसने नहीं पढ़ा है ना, एक बार चले जाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया है इसका. आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन क्या होता है भाई? आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू, बोलो इंसिडेंट एनर्जी ई आई प्लस वर्क फंक्शन फाई. याद है? वर्क फंक्शन फाई. ठीक है ना? अरे माइनस होता है ना, अभी क्या करते हैं, बीच में माइनस होता है. माइनस कैसे होता है? क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी किस में यूज होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन में. तो जब हम काइनेटिक एनर्जी को इधर भेजेंगे तो इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन होता है, ट्रिपल ई जिसको बोलते हैं, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन. पढ़ा है सबने? अब हमको क्या पता, हमको बताना है यहाँ ना कि करेक्ट रिलेशन उनकी वेलोसिटीज में कितना होगा. तो यार अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये तो सबने पढ़ा है ना? तो अब मैं दोनों केस के लिए, क्योंकि यहाँ दो केसेस है ना, एक में λ1 है λ2 है, वेलोसिटी v1 है v2 है, हालांकि मास दोनों में सेम है, दोनों का m ही मास है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन को दो केसेस के लिए लगाएंगे. तो पहले के लिए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1, दैट विल बी इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस 5, है ना? और दूसरे के लिए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स 2, दैट विल बी इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी 1, इंसिडेंट एनर्जी 2 माइनस 5. अब आप बोलोगे कि सर आपने फाई दोनों में सेम क्यों रखा है? यार फाई जो है ना, वो क्या है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ तो उसने बोल दिया कि टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड, मतलब दोनों का मटेरियल जो है वो सेम है, फाई के दोनों में सेम रहने वाली है. अब कुछ नहीं करना यार, काइनेटिक एनर्जी ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. अब देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, तो देखो हमको रिलेशन मिल जाएगा. कैसे? आओ देखो, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. काइनेटिक एनर्जी 1 यहाँ लिखे गिवन है, और इंसिडेंट एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, hc/λ1, याद है, -5. ओहो, और काइनेटिक एनर्जी 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू hc/λ2 -5. ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो. जरा दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो. और नेक्स्ट स्लाइड में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी स्लाइड को और आगे ऐड कर देता हूँ. ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये दोनों इक्वेशन देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2. ठीक है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ke1 माइनस ke2 इज इक्वल्स टू hc/λ1 माइनस hc/λ2. बिल्कुल सही सर, hc/λ1 माइनस hc/λ2. अब यहाँ देखो, यहाँ जब ये दोनों माइनस में है और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 5 और ये 5 कट जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ऊपर माइनस है, तो -5 और +5 दोनों क्या करेंगे, कट के 0 हो जाएंगे. मतलब जो हमारा सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा ये रिलेशन आ गया. अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ, क्योंकि मास सेम है तो मैं लिख सकता हूँ mv1² माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv2² इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखता हूँ, hc/λ1 माइनस hc/λ2. ओहो, अब देखो, अब मैं क्या यहाँ से ये वाले इक्वेशन को देखो, इस वाले इक्वेशन को ध्यान दो, क्या इस वाले इक्वेशन से मैं हाफ m कॉमन ले सकता हूँ बाहर. तो मैं अगर हाफ m कॉमन ले लूंगा बाहर तो दैट विल बी इक्वल्स टू v1² माइनस v2². और इधर से देखो, अगर मैं hc कॉमन ले लूं तो बाहर अगर मैं ले लेता हूँ hc कॉमन, ये हो जाएगा 1/λ1 माइनस 1/λ2. अब देखो यहाँ हाफ mv² है. अब देखो 2 को इधर भेज दो, m को नीचे भेज दो. यहाँ देखो ना, ये 2 को इधर भेज दो और m आ जाएगा तुम्हारा नीचे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू v1² माइनस v2². इसको क्या लिख सकता हूँ, 2hc/m 1/λ1 माइनस 1/λ2. वेरी गुड सर, मतलब v1² माइनस v2² दैट विल बी इक्वल्स टू 2hc/m. अब दोनों में एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, λ1 λ2 माइनस λ1. तो ये हमारा करेक्ट रिलेशन रहा.
आप चेक कर लो कि इन सब में से ये करेक्ट रिलेशन किसे मैच हो रहा है। V1 प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर गलत, V1 प्लस V2 गलत, V1 माइनस V2 गलत, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर 2hc/m 2hc/m lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 1 into lambda 2। ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। वो अपना दिमाग लगाते तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। बस आपको पता क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा होता और ऐसी एनर्जी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से पता होता तो आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर पाते। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, A transformer having efficiency of 80% is working on 200 volt and 4 kilowatt power supply। एक ट्रांसफार्मर है। आज देखो ये अल्टरनेटिव करंट वाला पार्ट है, पढ़ा है एसी के अंदर आपने क्या पढ़ा है, ट्रांसफार्मर। तो ये वहां से सवाल लगे, देखो हर कोने सवाल पूछे गए, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक सवाल पूछे गए, तो मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंक्लूड कर लिया इस वीडियो के अंदर। अब देखो ट्रांसफार्मर की थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, सवाल का आंसर दूंगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, इसमें 2 कॉइल्स होते हैं, याद है, ऐसे एक कॉइल होता है, बीच में क्या लगी होती है, आयरन की रॉड इंस्टॉल होती है, और साथ में क्या होता है, ये दूसरा कॉइल होता है ना। ये ट्रांसफार्मर का फिगर है, ये ट्रांसफार्मर होता है ना। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, और इसको ऐसे भी बना सकते हो ना, ये देखो इसमें 2 टर्न्स होता है, नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का बेसिकली एक रफ डायग्राम है, ठीक है, ये रफ डायग्राम है। अब इसमें देखो क्या होता है कि ये वाले जो जहां से हम इनपुट देते हैं ना, है ना, ये हमारा इनपुट का सोर्स है, लेट्स से दिस इज योर इनपुट सोर्स Vi, है ना। तो यहां जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टर्न्स, और यहां जो टर्न्स होता है, टर्न्स मतलब ऐसे वायर को लेकर ऐसे लपेट देते हैं तो हम उसको टर्न बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी टर्न्स। तो जहां से हम इनपुट देते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज, जिसको हम Vp से लिखते हैं, और जहां से आउटपुट हमको सेकेंडरी टर्न्स हमको आउटपुट मिलता है तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, जिसको हम Vs लिखते हैं। अब प्राइमरी वोल्टेज तो यहाँ प्राइमरी करंट भी होगा जिसको Ip लिख दिया जाएगा, है ना। अब सेकेंडरी वोल्टेज तो यहाँ सेकेंडरी करंट भी होगा जिसको Is लिख दिया जाएगा। मतलब बेसिकली 3-4 चीज आपको पता होनी चाहिए। पहला तो प्राइमरी वोल्टेज, दूसरा सेकेंडरी वोल्टेज, फिर प्राइमरी करंट, और दूसरा सेकेंडरी करंट, ठीक। अब देखो, अब इनपुट के साइड जो पावर है ना उसको हम पावर इन लिखते हैं, पावर इन मतलब इनपुट पावर, और सेकेंडरी टर्न जो है जिधर हमको आउटपुट मिल रहा है, यहां से हमको V आउटपुट मिलता है अगले साइड से, है ना, तो हम इस यहां जो पावर होती है इसको पावर आउटपुट लिखते हैं। अब यहां देखो, अब यहां सवाल है एफिशिएंसी से, तो एफिशिएंसी को लिखते हैं ईटा, ये होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ओहो हो, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, यही एफिशिएंसी होती है तुम्हारी, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो क्या पढ़ा है कि आपने पावर का फॉर्मूला V इंटू आई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर पावर आउटपुट है ना, मतलब कि पावर सेकेंडरी वाले साइड होगा, पावर आउटपुट का मतलब कि सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर आउटपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, Vs Is, है ना, क्योंकि आउटपुट साइड किधर है, सेकेंडरी वाले साइड है। और पावर इनपुट में इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट। तो एफिशिएंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, Vs Is अपॉन Vp इंटू Ip, ये हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए यहां खत्म होती है हमारी थ्योरी, अब आते हैं हमारे सवाल पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी सवाल को कॉपी करता हूं और वहां मैं आपको सॉल्व करता हूं। मैंने यहाँ आपको थ्योरी पढ़ा दी, अब देख लो। आओ, अब यहाँ सवाल क्या पूछा गया, यहाँ बोला गया है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 80% है, मतलब ईटा की वैल्यू 80% दे दी गई है भैया, और वर्क कर रहा है किसमें, वो 200 वोल्ट एंड 4 किलोवाट पावर सप्लाई। सप्लाई का मतलब इनपुट, मतलब ये जो दिया हुआ है ना सर, ये 200 वोल्ट, ये एक्चुअली इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, और ये जो 4 किलोवाट पावर दिया हुआ है ये एक्चुअली इनपुट पावर दिया हुआ है। ओहो, कितना दिया हुआ है, 4 किलोवाट। और इफ द करेंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ओहो, मतलब Is की वैल्यू दे दी कितनी, 5 एम्पियर। तो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अरे यार, Vs की वैल्यू तो पूछा है, अभी मैंने तुमको पढ़ाया एफिशिएंसी क्या होती है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट।
अब क्या पावर इनपुट दिया है डायरेक्टली? हाँ भाई पावर इनपुट दिया है, तो बस आप क्या करिए, पावर आउटपुट को खोल के लिख दीजिए। खोल के क्या लिख देंगे? पावर आउटपुट क्या होता है? Vs इंटू Is। पावर आउटपुट क्या होता है भाई? नीचे लिख देता हूँ, आ जाओ आ जाओ। एफिशिएंसी क्या होती है? पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट। अब पावर इनपुट की डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई और पावर आउटपुट तो कहीं दिया नहीं है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई? पावर आउटपुट खोल के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? Vs Is। और पावर इनपुट क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है तो पावर इनपुट का पावर इनपुट ही रहने दीजिए। मैंने सिर्फ पावर आउटपुट को, अरे यार आउटपुट पावर कैसे लिखेंगे? आउटपुट पावर होता है Vs Is। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी साइड ही तो हमको आउटपुट पावर मिलता है, और सेकेंडरी साइड में वोल्टेज भी सेकेंडरी, करंट भी सेकेंडरी, इसलिए पावर आउटपुट को क्या लिखा जा सकता है? इस पूरे ऊपर वाले टर्म को क्या लिखा जा सकता है? Vs Is। हमसे Vs पूछा है, सेकेंडरी वोल्टेज मतलब Vs पूछा है, तो यहां से Vs क्या हो जाएगा भाई? Vs क्या हो जाएगा? पावर आउटपुट एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट अपॉन Is। अब देखो Is दिया है, हाँ जी। इनपुट दिया है, हाँ जी। एफिशिएंसी दिया है, हाँ जी। तो एफिशिएंसी 80% है। 80% का मतलब 80 अपॉन 100। अरे 90% होता तो 90 अपॉन 100, 70% होता तो 70 अपॉन 100। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या ये 0.8 आएगा? यानी n की वैल्यू 0.8 भी लिखी जा सकती है, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है ना, हमको नंबर में चाहिए, तो 0.8 लिख सकते हैं। तो Vs क्या हो जाएगा? n की जगह क्या लिख दीजिए? 0.8 इंटू इनपुट पावर कितना दिया हुआ है? इनपुट पावर 4 किलोवाट। अब देखो 1 किलोवाट में 10 टू दी पावर 3 वाट होता है, मतलब बेसिकली 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट। तो यहाँ आप वाट में रखेंगे तो इसको मैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ जी, अपॉन Is की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। अब जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ देखो 0.8 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर लो जरा सा। तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लो, खोल के लिख लो 0.8 इंटू इसको कर लो 4000 अपॉन 5। देखो ये 5 ये किससे 8 टाइम्स कट जाएगा, है ना, मेरे 00। क्योंकि देखो अगर मैं 800 को 5 में डिवाइड करता मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4000 आएगा। अब देखो आप 800 इंटू 0.8 कर लो। 800 इंटू 0.8 करोगे, जब मल्टीप्लीकेशन करोगे इन दोनों का आंसर, सो यू विल गेट 8 से कितना हो जाएगा? 64। 640 यहाँ कितना हो जाएगा? 640 वोल्ट। यू विल गेट द आंसर 640 वोल्ट। सो दैट विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो हमने थ्योरी भी कवर अप करी, उसके साथ साथ हमने क्या किया? न्यूमेरिकल को भी इजीली सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए जी, अगला सवाल है, क्या है भाई अगला सवाल? द एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, एसी वोल्टेज है यहाँ। इसे देखो अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है भाई? क्या होता है? अरे यार एसी वोल्ट और एसी करंट का इक्वेशन क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, याद है? और करंट का क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे यार याद होना चाहिए, ठीक है। वही दिया हुआ है हमको, एक एसी वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 200√2 साइन 100t, ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अच्छा, तो कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है कितनी? 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है थ्रू एन एसी एमीटर। अच्छा, बीच में एमीटर भी लगाया गया है। रीडिंग ऑफ एमीटर पूछ रहा है। ओहो, रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब, अरे एमीटर क्या रीड करता है भाई? करंट रीड करता है। मतलब बेसिकली हमको करंट थ्रू दी कैपेसिटर पूछा गया है। आप करंट थ्रू दी कैपेसिटर बता दीजिए, हमसे यही बहुत बेसिक सवाल पूछा गया है। तो आओ ना यार सॉल्व करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहली चीज ये देखो, वोल्टेज दिया हुआ है 200√2 साइन ओमेगा साइन 100t, है ना, और वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमको करंट चाहिए ना, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या चाहिए? करंट चाहिए। कैपेसिटर अक्रॉस क्या चाहिए? करंट चाहिए। अब ओम्स लॉ सब लोग पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़े हो? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR, है ना। अगर मेरे को किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस करंट चाहिए होता है तो हम V इक्वल्स टू IR लगाते हैं, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है? V अपॉन R। अब यही ओम्स लॉ अगर मैं कैपेसिटर के लिए लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? करंट अक्रॉस कैपेसिटर IC इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन R जो होता है वो क्या? रेजिस्टेंस होता है। लेकिन कैपेसिटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है उसको तो हम इंपेडेंस बोलते हैं, इंपेडेंस बोलते हैं ना। और क्या होता है वो? XC होता है, याद है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को XC लिखा जाता है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो R यहाँ किससे रिप्लेस होएगा? XC से। अब देखो, अब ये तो तुम्हें पता चल गया, यहाँ VC। देखो वोल्टेज अक्रॉस क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब क्योंकि वोल्टेज AC है
तो एसी के सोर्स में हम वोल्टेज जो होती है, जो नॉर्मल वोल्टेज होती है, वो VRMS में चेंज हो जाती है। ये सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है यार? इस पूरे चैप्टर में तो पढ़े होगे कि जब भी अल्टरनेटिंग करंट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो जो तुम्हारा नॉर्मल वोल्टेज, जिसको हम डीसी में जो वोल्टेज लिखते हैं, वो एक्चुअली एसी में उसको लिखा जाता है VRMS, यानी रूट मीन स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? VRMS अपॉन XC। ओहो, अब ये तो मैं तुमको बता दिया, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया भाई। अब XC क्या होता है भाई? XC पढ़े हो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखो यार, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको फिजिक्स की पूरी नॉलेज चाहिए, तो आपने पढ़ा है तो भी चीजें क्लियर होंगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो अब देखो, अगर हमको आरसी, सबसे पहले तुम XC निकाल लो, ताकि हम IC निकालने के लिए VRMS अपॉन XC पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन, अब देखो ओमेगा, इक्वेशन क्या होता है वोल्टेज का? V0 साइन ओमेगा टी। अरे रे, मतलब कि ये सर पूरा V0 है, ये साइन हो गया, और ये जो टी के आगे लिखा है ना 100, यही तो है ओमेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 100। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई? 10 माइक्रोफराड। माइक्रोफराड मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6। तो XC की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1 अपॉन, इसको कर लो 10⁻² इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। तो XC क्या हो जाएगा भाई? 1 अपॉन, ये देखो, ये 10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻5 बन जाएगा, -5 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, यानी XC की वैल्यू 1 अपॉन 10⁻⁻3 आ गई। XC की वैल्यू 1 अपॉन 10⁻⁻3। अब XC आ गई, अब सर VRMS कैसे निकाले? अरे यार याद करो ना, VRMS का एक फार्मूला होता है अल्टरनेटिव करंट के अंदर, जो होता है V0 अपॉन √2। किसको किसको याद है? सबको याद होगा आई थॉट। अल्टरनेटिव करंट अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये पता है तुमको, VRMS का फार्मूला होता है V0 अपॉन √2। अब देखो V0 क्या है? वोल्टेज में साइन के आगे जो लिखा होता है ना, उसको V0 होते हैं। तो साइन के आगे यहाँ क्या लिखा है? 200 अपॉन √2। मतलब सर यहाँ से V0 जो है ना, वो है 200 अपॉन √2। ओहो, तो VRMS क्या हो जाएगा भाई? 200 अपॉन √2 अपॉन √2 से √2 कट गया। मतलब सर VRMS की जो वैल्यू है ना, वो हो गई 200 वोल्ट। VRMS की वैल्यू कितने हो गई? 200 वोल्ट। अब देखो, तुम्हारे पास XC आ गया, तुम्हारे पास VRMS आ गया। अरे कुछ नहीं करना है, अगर करंट चाहिए क्रॉस एमीटर तो डिवाइड कर दो ना VRMS को XC से। किसे डिवाइड कर दो? VRMS को XC से। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ। अब हमको निकालना है IC की वैल्यू। तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी? IC की वैल्यू होती है VRMS अपॉन XC। अब देखो, VRMS कितना दिया हुआ है भाई? VRMS दिया हुआ है तुम्हारा 200 है ना, देख चेक कर लेते हैं, 200। ओके, और XC की वैल्यू देखो यहाँ 1 अपॉन 10⁻⁻, कितना है? 3 आई है। तो सिर्फ अगर XM को निकालनी है तो ये इसको ऊपर भेज दो, 1 अपॉन 10⁻3। ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर, क्या लिखा जा सकता है? +3 लिखा जा सकता है, 10 टू द पावर +3 निकला सकता है। तो XC की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर +3, क्योंकि 10⁻3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर +3। अब IC निकाल दो, ये क्या होता है? VRMS 200 अपॉन 10 टू द पावर +3। अब ये 10 टू द पावर +3 को एक बार और ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 200 इंटू 10 टू द पावर -3, 200 इंटू 10 टू द पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मिली वोल्ट। 10 टू द पावर -3 क्या, सॉरी एम्पियर है ना, नॉट वोल्ट, करंट है ना, तो मिली एम्पियर। तो 200 मिली एम्पियर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, इफ I, J and K are unit vector along x, y and z axis, okay, then the correct statement is, अच्छा इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? ये हमसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है, तो चेक करो। I, J और K, ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है। along I है x, J है y और K क्या है? z है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन देखो, चेक कर लो। सबसे पहले तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। इसके लिए आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A डॉट B क्या होता है? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। अब देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर को अगर हमको जीरो करना है ना, तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे। कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे। मतलब कि अगर सर I डॉट J कहीं होता तो वो जीरो हो जाता है ना, लेकिन यहाँ I डॉट I को जीरो किया, मतलब ऑप्शन नंबर A तो सर गलत है। ठीक है, J डॉट J क्रॉस J का प्रोडक्ट 1 आ गया है। यहाँ देखो, J क्रॉस J का प्रोडक्ट 1 आ गया है। मतलब कैसे? देखो, J क्रॉस J, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट होता है AB साइन ऑफ थीटा। याद है, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? AB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ देखो, J क्रॉस J मतलब AB क्या है? J है, B भी क्या है? J है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1 है। और साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा J क्रॉस J मतलब
दोनों क्या है, y सॉरी j है, तो दोनों मतलब y में है, एक वेक्टर भी y में, दूसरा वेक्टर भी y में, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है, 0। मतलब सर j क्रॉस j है ना, वो 0 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, भी गलत है। ठीक है, अब चेक कर लो, i क्रॉस k इज इक्वल्स टू j और k क्रॉस j इज इक्वल्स टू माइनस i। अब आपने अगर एक ट्रिक से पढ़ा है इस चीज को, i j और k क्रॉस प्रोडक्ट का ये एक ट्रिक होता है, i j, मैं 3 लिखवा देता हूँ यहाँ, इसका से समझ लो, ध्यान से समझना थोड़ा इस सवाल को। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बेसिक सवाल है, तभी हम गलत ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ठीक, जो हमको सही मिलेगा हम टिक कर देंगे, i j और k, क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं फ्रॉम i टू j टू k। ठीक है, देखो i क्रॉस j k के बराबर होता है। अगर i क्रॉस j k के बराबर है, कहीं दिया हुआ है i क्रॉस j k के बराबर, नहीं दिया हुआ है, चलो फिर j क्रॉस k i के बराबर होता है, j क्रॉस k i के बराबर होता है। तो अगर k क्रॉस j जाऊं तो माइनस i हो जाएगा, मतलब d नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर j क्रॉस k i के बराबर है, j क्रॉस k i के बराबर है, तो k क्रॉस j हमेशा माइनस i के बराबर होगा, k क्रॉस j हमेशा माइनस के बराबर होगा, मतलब d इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ए बी सी तीनों गलत है, ए बी सी तीनों गलत है। ठीक है, तो d इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े, एक सेकेंड, अगला सवाल हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज। अब यहाँ देखो कुछ नेटवर्क बनाए गए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमसे यहाँ पूछी गई है। सर्किट दिया हुआ है, सर्किट थोड़ा बाहर निकाल लो, बाहर क्या निकाल लो, आओ इसी पे तुमको मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से थोड़ा चेक करो, देखो यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है, यहाँ देखो P है, यहाँ Q है, ठीक है, दो जंक्शन है। अब देखो यहाँ से जो P है ये बेसिकली एक ही वायर है, बस इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, जो 7 से पास हो रहा है और ये 19 से पास होकर यहाँ जा रहा है। मतलब ये जो 7 है ये 19 है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, और सिमिलरली नीचे देखोगे तो ये 17 और 5 ये दोनों सीरीज में है। ओहो, मतलब बहुत सिंपल हो गया। अब इसको, अब देखो बस यही दो चीजें जिसमें समझनी थी कि ये दोनों चीजें सीरीज में है। देखो कैसे पहचानेंगे, अगर वायर नहीं बदल रहा है, अगर सेम वायर है, भले तो कितना भी तोड़ो मोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से कि ये कोई वायर है जिसमें 2 रेजिस्टेंस ऐसे, 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं, और इसी वायर को मैं ऐसे बना दूं, तो भाई ये सेम ही वायर है, वायर नहीं बदला है। तो यहां भी देखोगे तो क्वेश्चन में वायर नहीं बदला है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 7 और 19 सीरीज में है, 17 और 5 सीरीज में है। अब बाकी सवाल को, सर्किट को आप इजीली सिंप्लीफाइड कर सकते हो। तो 7 और 19 सीरीज में होता है तो क्या लिखते हैं भाई, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। मतलब कि अब मैं यहाँ अगर सर्किट बनाऊं तो एक ऐसा सर्किट बनेगा, ऊपर 26, नीचे ऑलरेडी 26 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, एक 12 ओम। फिर नीचे आ जाओ, अब नीचे आ जाओगे इधर से Q लगा हुआ है यहाँ, फिर और नीचे आ जाओगे, और नीचे आओगे तो नीचे क्या लगा हुआ है, 22। अब ये देखो, अब फिर से देखो, ये 17 और 5 ये दोनों सीरीज में है। ओहो, मतलब अब यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लगा दो, ये देखो ये 22 है, ये भी 22 है, ये 26 है, तो 7 और 19 दोनों सीरीज में है, तो जोड़ के कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ये ऑलरेडी 12 है। अब देखो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया डायग्राम ये देखो, ये 14, इतना सिंप्लीफाइड तो कर दिया मैंने। अब ये देखो, अब ये 26 और नीचे वाला 26 पैरेलल, 22 और नीचे वाला 22 पैरेलल, है ना। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, 26 तो पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब 1/26 प्लस 1/26, 2/26, 1/r इक्विवेलेंट कितना है, 2/26। तो इन दोनों का 26 और 26 का R इक्विवेलेंट एक ही में मिलाएंगे तो कितना आएगा, 13, क्योंकि उल्टा करोगे तो 26/2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 13। यानी अब एक और डायग्राम सिंप्लीफाई करके बनाया जा सकता है, तो छोटा सा बना दे रहा हूं यहाँ, ये हो गया तुम्हारा, फिर ये हो गया, सिमिलरली नीचे एक हो गया, और देखो ये 22 और ये 22 को जब आप पैरेलल में जोड़ोगे तो जोड़ के देखना आएगा 11। अब देखो बहुत सिंपल डायग्राम हो गया तुम्हारा, ये कितना हो गया 26, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया तुम्हारा 14, ये कितना हो गया तुम्हारा 11। अब 26 12 को जोड़ दो, एक ही में सीरीज हो गए, तो एक फाइनल डायग्राम और बनाया जा सकता है। कितना हो गया भाई, देखो 26 और 12, 6 2 8 और 2 1 3, यहां हो जाएगा क्या 38। नीचे देखो कितना 4 1 5 और 1 1 कितना हो जाएगा, चेक कर लो ना, कितना हो जाएगा 1 1, यहाँ 4 1 5 और 1 1 2, तो 25 है ना।
26 और इतना यहाँ कितना है 12 है। 26 नहीं आएगा ना, 13 आएगा ना। मैं अभी क्या गलती कर दे रहा हूँ यार, 13 आएगा ना। मैं अभी कहूँ आर इक्वलेंट 13 आया था ना, यहाँ 13 आएगा, 13 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो 13 कर लो, 13 कितना हो गया 13। तो 13 12 ऊपर कितना हो गया 25, नीचे कितना होगा 25। आई ला पी और क्यू के बीच इक्विवेलेंट बताना है। अब दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गए। तो फिर से एक बार और लास्ट टाइम निकाल दो, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो जो हमारा फाइनल आर इक्विवेलेंट का आंसर आएगा वो आएगा 1/25 प्लस 1/25। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/25। ये 1/r इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट 25/2 12.5 ओम। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 12.5 ओम। बस इस सर्किट में आपको सर्किट को शॉर्ट करना आना चाहिए था। बस आप सीरीज और पैरेलल समझ जाते तो ये सवाल बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट आर द टेंशंस T1, T2 एंड T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग NLM। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे मैकेनिक्स का। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सवाल पूछा गया है और उसमें से भी टेंशन से सवाल पूछा गया है, टेंशन फोर्स से, है ना। द मासलेस स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, जी की वैल्यू 10 लेनी है आपको। जी की वैल्यू को लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी, तो हमसे टेंशन निकालना है। आओ यार, बहुत सिंपल सा है। इस स्ट्रिंग को पहले तो बाहर निकालो, उसके बाद क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सभी को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं तो हमको रिलेशन मिल जाता है। आ जाओ देखो, यहाँ तो पहले क्या लगी है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है और इस स्ट्रिंग से एक टेंशन का स्ट्रिंग इधर जुड़ा हुआ है, दूसरी स्ट्रिंग इधर जुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इधर फिगर बन रहा है बट थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है। ठीक है, मैं बस डेटा के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, अब देखो यहाँ टेंशन T1, तो पहले टेंशन मार्क कर लो। टेंशन हमेशा आउटसाइड होता है स्ट्रिंग के, सबको पता है। यहाँ देखो टेंशन T3, इधर टेंशन कितना होगा T2 और इधर टेंशन कितना होगा भाई T1। ठीक, सिमिलरली इस साइड टेंशन ऐसा डायरेक्शन में, इधर ऐसा डायरेक्शन में। ये एंगल दिया हुआ है 30, ये एंगल दिया हुआ है 60। ओहो, और नीचे कितना, ये 5 kg का मास दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो क्या बनाओ, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, हम सभी फोर्सेस को फ्री कर देते हैं, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं, वो किस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको नहीं दिखाते। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो ये तुम्हारा क्या है, देखो लैमेज थ्योरम के इस सवाल को आप लैमेज थ्योरम से भी बहुत ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट लैमेज थ्योरम क्योंकि आपने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं होता है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके नॉर्मल बेसिक जो न्यूटन्स लॉ F net = 0 इक्विलिब्रियम वाले उसी से। ठीक है, तो देखो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस जंक्शन पे, इस जंक्शन में पकड़ रहा हूँ, ये वाले जंक्शन को मैं पकड़ रहा हूँ, इसको बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर देखो, इधर टेंशन कितना है और इधर टेंशन कितना है और नीचे टेंशन कितना है। इधर देखो, इधर टेंशन है T1, इधर टेंशन है T2 और नीचे के साइड ऐसे ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है T3 लग रहा है। ठीक है, अब चेक कर लो जरा, ये एंगल 30 है, मतलब इसका वो जो वर्टिकल है उससे एंगल 30 है और ये वाला एंगल वर्टिकल से कितना है 60 है। तो सिमिलरली यहां से ये एंगल 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल और यहां से ये एंगल 60 हो जाएगा। ओहो, मतलब इसके फ्री बॉडी डायग्राम को क्या किया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है सर कि ये वाला एंगल कितना हो गया 30, सिमिलरली ये वाला एंगल कितना हो गया 60, इधर टेंशन है T2, इधर टेंशन है T1, नीचे के साइड टेंशन कितना है T3। चेक कर लो ना, नीचे के साइड टेंशन कितना है T3। अब चेक कर लो, अब कुछ नहीं यार, अब सबसे पहले तो फोर्सेस को जोड़ लो क्योंकि ये एक एंगल पे है, तो इसको हम क्या करेंगे फोर्सेस के कंपोनेंट लेंगे। सबने पढ़ा है कंपोनेंट लेना कैसे सीखते हैं, तो ये कंपोनेंट लेंगे, तो जिधर एंगल उधर कॉस, मतलब T1 का इधर कंपोनेंट आएगा T1 cos 30, T2 का इधर कंपोनेंट T2 cos 30 और T1 का ऊपर और फिर T2 का भी ऊपर आएगा, कितना आएगा T1 sin 30 और T2 sin 60। मतलब अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दूं तो ऊपर दो टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे एक टेंशन लग रहा है, इधर एक टेंशन लग रहा है, उधर एक टेंशन लग रहा है। जब मैंने सारे टेंशन को तोड़ दिया तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है भाई, mg वाला फोर्स लग रहा है जो टेंशन T3 के बराबर है ना। तो टेंशन T3 के बराबर क्या है mg है, तो नीचे तुम्हारा लग रहा है mg, इधर तुम्हारा क्या लग रहा है T2 cos of 60, इधर क्या लग रहा है T1 cos of 30, ऊपर क्या लग रहा है, सॉरी हाँ यहाँ क्या लग रहा है ऊपर T1 sin of 30 और यहाँ क्या लग रहा है T2 sin of 60। अब कुछ नहीं करना यार, इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ fx को 0 कर दो, मतलब x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को इक्वेट कर दो
और वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को इक्वेट कर दो, हमको टेंशन की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो आपको पता है कि T1 cos 30 बराबर हो जाएगा T2 cos 60 के, एक इक्वेशन ये बनेगा। फिर T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 ये बराबर हो जाएगा mg के। तो आओ नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको लिख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा एलोंग, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो दो इक्वेशन बनेंगे, एक बनेगा तुम्हारा कौन सा, एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, यहाँ कलर चेंज कर लो। एक इक्वेशन तुम्हारा बनेगा कौन सा, T1 cos 30 ये बराबर किसके होगा, T2 cos 60 के। ये एक फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा T1 प्लस sin 30 प्लस T1 sin 30 प्लस T2 cos 60 और ये बराबर होगा तुम्हारे नीचे वाले T3 के। और T3 कितना है भाई, अरे यार इसको पहले बाहर निकालो, चेक करो पहले। ऊपर T3 नीचे क्या लग रहा है mg, तो T3 किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। m कितना है 5 kg और g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है, तो क्या T3 50 न्यूटन नहीं हो जाएगा। तो T3 की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली। T3 की वैल्यू कितनी हो गई 50 न्यूटन, T3 की वैल्यू कितनी हो गई 50 न्यूटन। तो समझ लो कि नीचे क्या लग रहा है, T1 sin 30 प्लस T2 cos 60 ये बराबर है 50 के। ये दो इक्वेशन हो गए। अब सॉल्व करो, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो। T1 cos 30 की वैल्यू √3/2 और T2 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला, T2 इज इक्वल्स टू √3T1। क्लियर, चलो इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो जहां जहां T2 है वहां √3T1 कर दो। तो ये देखो कितना हो जाएगा, T1 sin 30 प्लस T2 क्या लिखा जा सकता है, √3T1, √3T1 cos 60 और ये बराबर है 50 के। अब चेक करो, T1 sin 30 1/2 होता है प्लस, अब देखो cos 60 कितना होता है, cos 60 भी कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा √3T1। गलत हो गया क्या, cos 60 की वैल्यू यहाँ cos 60 रखनी है ना, sin 60 रखनी है ना, सॉरी मैं यहाँ cos लिख दिया हूँ क्या यार। T1 sin 30 और यहाँ चेंज कर लो, इट्स माई बैड, T2 sin 60 होगा, ठीक है, इट्स माई बैड, इसको चेंज कर लो sin 60, ठीक है। अब देखो तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना, √3T1 sin 60। मैं भी कहूँ आंसर ऐसे कैसे कट नहीं रहा है वैल्यू, ठीक है। T1 यहाँ चेक कर लो, यहाँ लिख लो sin 60। अब sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ऊपर √3 है नीचे 2 है, कितना हो गया 50। अब देखो √3 3 हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई करके, तो इसको मैं T1/2 प्लस 3T1/2 इज इक्वल्स टू 50, दोनों का एल्शियम लो, दोनों को ऐड करो, तो क्या लिखा जा सकता है, T1 प्लस, यहाँ प्लस है फिर से लिख देता हूँ, T1 प्लस 3T1 है ना जी। एल्शियम लोगे 2 तो दोनों ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस 3T1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50। अब इस 2 को इधर भेज दो अगले टर्म में, तो 3T1 इज इक्वल्स टू 100, 4T1 इज इक्वल्स टू 100, तो T1 इज इक्वल्स टू 100/4 25। क्या बात है, T1 की वैल्यू 25 न्यूटन, T1 की वैल्यू 25 न्यूटन। T1 आ गया भाई, T2 निकाल सकते हो, √3T1, तो यहां से T2 कितना हो जाएगा 25 √3 न्यूटन। T1 आ गया, T2 आ गया और T3 तो मैंने पहले निकाल दिया था, कितना आया था भाई 50 न्यूटन। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। T1 आएगा तुम्हारा 25, T2 आएगा 25 √3 और T3 आएगा 50। चेक कर लो, T1 25, T2 25 √3 और T3 50। ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट साथ में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट मिक्सअप करके आए हैं सवाल। थॉट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन से सवाल आ गया, सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस है 1 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। इट्स स्पीड दी हुई है v, जो ये 2 कितना है 2t² है, दिस इज 2t², ठीक है। इसको चेंज कर लो, लग रहा है आ रहा है बट एक्चुअली वो 2 है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। उसकी स्पीड कितनी है 2t²।
2t² मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। ओहो, अब देखो याद रखो, इसमें सिर्फ एक एक्सेलरेशन नहीं होता है। अरे आपने सर्कुलर मोशन अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा 3 एक्सेलरेशन होते हैं। एक तो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन नॉर्मल जिसका मैग्नीट्यूड यहां से पूछा गया है, एक तुम्हारा होता है रेडियल एक्सेलरेशन, याद है, और एक तुम्हारा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। 3 एक्सेलरेशन होता है इसमें। एक तुम्हारा फाइनल एक्सेलरेशन जो तुमसे पूछा गया है, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो हमारा फाइनल है। और एक क्या होता है रेडियल, और एक होता है टेंजेंशियल। और मैग्नीट्यूड निकालने का क्या होता है फार्मूला भाई, मैग्नीट्यूड यानी फाइनल एक्सेलरेशन जो हमसे पूछा गया है उसका निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, आप रेडियल एक्सेलरेशन को और क्या कीजिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को दोनों क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए, है ना, और क्या कर लीजिए, इनका रूट ले लीजिए। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है, अरे यार फाइनल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन इसको आर ए लिख दो, ए आर लिख दो, आर ए नहीं, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन को ए आर लिख दो, और टेंजेंशियल को एक्सेलरेशन को ए टी लिख दो। आपने पढ़ा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, ओहो, तो इसको लिख दो ए आर, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, अंडर रूट में ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। मतलब सर अगर यहाँ हमको फाइनल आंसर चाहिए ना जो एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो हमको पहले रेडियल निकालना पड़ेगा, फिर टेंजेंशियल निकालना पड़ेगा। अब वापस से आ जाओ, रेडियल एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पढ़ा है सबने, रेडियल एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पढ़ो पढ़ो बताओ, रेडियल एक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, v² अपॉन आर, याद है, v² अपॉन आर। अब यहाँ देखो v क्या दिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है यहाँ देखो 2t²। तो सबसे पहले तो v निकालो 2t²। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया है लास्ट में, देखो सवाल के आखिरी में देखो यहाँ बोला गया है कि मैग्नीट्यूड निकालो एट t इक्वल्स टू 1। तो अगर इस वाले इक्वेशन में मैं t की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो स्पीड कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू दी हुई है, रेडियस कितनी दी हुई है, 1 मीटर। तो रेडियल एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। v तुमने निकाला कितना, 2 मीटर, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, पता है आपको, टेंजेंशियल होता है dv अपॉन dt। जो वेलोसिटी है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के हिसाब से। तो जब आप वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2t², जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4t, याद है। और हमसे पूछा गया अगेन t इक्वल्स टू 1, तो इसमें t इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 × 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर कर लो। अब देखो तुम्हारे पास रेडियल आ गया AR, तुम्हारे पास टेंजेंशियल आ गया AR। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो फाइनल एक्सेलरेशन हमसे पूछा है क्या होगा, एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, फिर रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट ले लो। तो आओ नेक्स्ट स्लाइड में काम करके खत्म करते हैं और इसका आंसर पता करते हैं। चलिए जी, तो हमको फाइनल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, तो उसको निकाल देता हूँ। ए ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, रेडियल एक्सेलरेशन कितना आया है, रेडियल आया है 4, टेंजेंशियल कितना आया है, ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कितना आया है, ये भी कितना आया है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 32। और रूट 32 क्या होता है भाई, रूट 32 होता है 4√2, याद है, रूट 32 क्या होता है, 4√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 पर 16 32। तो 32 को जब आप रूट से निकालोगे कितना आएगा, 4√2। तो 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यह तुम्हारा सर्कुलर मोशन का एक बेहतरीन सा सवाल। आपको पता होनी चाहिए कि 3 एक्सेलरेशन होते हैं, कभी भी 3 एक्सेलरेशन होते हैं। यहाँ ना उसने रेडियल पूछा है ना टेंजेंशियल पूछा है, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है। मैं तुमको रिलेशन बता दिया कि मैग्नीट्यूड में, रेडियल में और टेंजेंशियल में, तीनों में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप इस सवाल को आप इजीली कर पाएंगे अगर ऐसा सवाल कहीं भी आता है तो, ठीक है। जेईई में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following figure represent the variation of particle momentum and associated with de Broglie wavelength। सबसे पहले de Broglie wavelength होता क्या है, पहले देखो क्या होता है भाई de Broglie wavelength, पढ़े हो ना, lambda is equals to h/p। अरे h यहाँ क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट,
तो ये देख के तुमको साफ साफ नहीं नजर आ रहा है कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम? साफ साफ देख के नहीं नजर आ रहा है? तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब ग्राफ कैसा आएगा? नीचे आता हुआ है, ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा। और ऐसा ग्राफ ऑप्शन नंबर ए में ही तुमको साफ साफ दिख रहा है, मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, क्लियर? सिंपल सवाल था। आगे बढ़े, अगला सवाल है। कितने सवाल बचे हैं आओ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 चल 5 सवाल बचे हैं, आओ सारे कर ले। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या दिया है? द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एन मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाई EX EY EZ। ठीक है, अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े हो ना, तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। एक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? सबसे पहले होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? होता है कि ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है वो तीनों का डायरेक्शन क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब आप एक दूसरे से ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होता है, ये तो सबको पता है। अब इसमें वही 3 कंपोनेंट दिए हुए हैं कि तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो EX में जो कि 0 है, EY में दिया हुआ है कितना? 2.5 है ना, न्यूटन पर कूलम कॉस 2 पाई इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, T माइनस पाई इंटू 10⁻⁻2 रेडियन पर मीटर और इंटू x। ये EY दिया हुआ है और EZ कितना दिया हुआ है? 0। अब देखो, सबसे पहली बात कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या होता है? अगर मैं इक्वेशन लिखूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या होता है भाई? पढ़े हो? क्या होता है? E0 cos ओमेगा टी माइनस kx। याद है? E0 cos ओमेगा टी माइनस kx, यही तो होता है बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन। अब जरा इससे वैल्यू को कंपेयर कर दो। जब इसको वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है सर? ये तो E0 है। cos, ये देखो t के आगे क्या है? t के आगे 2 पाई इंटू 10⁻6 है, मतलब सर ये जो है ना, ये पूरा ओमेगा है। क्या बात है। और x के आगे क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? k है सर। k क्या है? k है। तो यही तो एक बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन होता है, E0 cos ओमेगा टी माइनस kx। पढ़े हो ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये चीजें पढ़े होगे तुम लोग 11th के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है हमको इसके रिगार्डिंग ना सही ऑप्शन बताना है। क्या बोल रहा है कि द वेव इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन विथ फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। ये जो वेव है, ये वेव जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल लो, क्योंकि सब में ये पता होनी चाहिए, तभी तो हम कंपेयरिंग करेंगे। फ्रीक्वेंसी और लेम्डा की वैल्यू निकाल लो, एक बार चेक कर लो फ्रीक्वेंसी और लेम्डा की वैल्यू, उसके बाद हम इस वेव पे कमेंट करेंगे। ठीक है, आओ चेक करें। सबसे पहले चेक करो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो याद करो तुमने क्या पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल्स 2πf है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में तुमने रिलेशन पढ़ा है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? कितनी? 2 पाई इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ। हमको एफ चाहिए, देखो 2 पाई से 2 पाई मर गया। फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए सर 10⁻6 हर्ट्ज। ओहो, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 10⁻6 हर्ट्ज। ठीक, हमसे क्या पूछा है? अब हमसे वेवलेंथ पूछा है। कितना क्या पूछा है? वेवलेंथ पूछा है हमसे। अब वेवलेंथ निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है भाई? c अपॉन लेम्डा। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है? c बाई लेम्डा होता है। तो लेम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। पढ़े हो? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c बाई लेम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाई लेम्डा, पढ़े हो? तो लेम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब ये जो वेव है वो देखो वो किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके लिए c की वैल्यू 2 इंटू 10⁸ ले लेते हैं हम। तो अब हमको लेम्डा चाहिए, मतलब c की वैल्यू कितनी लेंगे? 2 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻6। तो यहाँ से आप लेम्डा निकालोगे तो 10⁻6 ऊपर जाएगा, तो लेम्डा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻2 दैट विल इक्वल्स टू 200 मीटर। तो लेम्डा की वैल्यू आ गई 200 मीटर, फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ गई 10⁻6। अब चेक कर लो वैल्यू किसमें 10⁻6 और 200 है। चेक करोगे ध्यान से ना तो तुमको नजर आएगा कि सबसे पहले देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 पाई 10⁻6 है, तो हो ही नहीं सकता है।
फिर से चेक करो और देखो यहाँ वेवलेंथ 100 है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ए और डी में से कोई ऑप्शन है। अब ए और डी चेक करोगे ना तो आप पढ़ा जाए ऑप्शन, तो मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। अगेन मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 200 मीटर। यार इसमें दोनों ऑप्शन तो सेम आइडेंटिकल दिख रहे हैं यार, ठीक है। तो देखो मैं तुमको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो यहाँ निकाल दिया, बट इसमें क्योंकि दोनों ऑप्शन आइडेंटिकल दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आई थॉट कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप करेक्ट कर लो, ठीक है। ये वाला सवाल को भी ये रहने दो, बस मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो निकालना सिखा दिया इस वेव का, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे निकालते हैं। इस सवाल का आंसर जो है वो थोड़ा सा सस्पेशन है, क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं। यहाँ भी 10⁶ हर्ट्ज, यहाँ पे 10⁶ और वेवलेंथ वहाँ भी 200 मीटर, यहाँ भी 200 मीटर। तो आंसर तो आया है, लेकिन अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि आइडेंटिकल ऑप्शन है, तो इस पर सस्पेशन रखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीख लो, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फाइंड करंट थ्रू दी जीरो डायोड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अरे यार जीरो डायोड मतलब सेमीकंडक्टर वाला पार्ट। मैंने मॉडर्न फिजिक्स से लेके, सेमीकंडक्टर से लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लेके पूरा मैग्नेटिक फील्ड कवर अप कर लिया, साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा, सब कुछ कवर अप करते चल रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड करंट थ्रू जीरो डायोड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अच्छा, जीरो डायोड के क्रॉस करंट हमको पता करना है फॉलोइंग डायग्राम के अंदर। कितना है? 20 वोल्ट 2, और यहाँ सबसे पहले डायग्राम बाहर निकालो, पहले चेक कर लो। जीरो डायोड पढ़े हो ना, जीरो डायोड कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना। जीरो डायोड क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड होता है जो कहाँ जीरो ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ठीक है। क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। ये सर्किट जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं जीरो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। आओ, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सबसे पहले तो नाम दे दो, कितना है? 1 किलो ओम, ये कितना है? 2 किलो ओम, ये कितना है? 20 वोल्ट, ये कितना है? 5 वोल्ट, यानी वोल्टेज अक्रॉस जीरो, इसको वीजेड बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा आरएल है, लोड, ठीक है। ये तुम्हारा इनपुट है वी आई, ठीक है। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो चेक करो कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है ना। पूरे सर्किट में करंट निकालने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम चेक कर लो पोटेंशियल का ड्रॉप। यहाँ देखो 20 वोल्ट, जिसमें से 5 वोल्ट लग रहा है जीनर वोल्टेज, यानी वीजेड की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज यहाँ कितना है? 20 वोल्ट। अगर मैं ये जो आर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप निकालूं तो V = IR होता है। अगर मेरे को इसके क्रॉस क्या चाहिए? पोटेंशियल का ड्रॉप चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा? 20 में से 5 तो ये जीनर खुद ले गया, तो बचा कितना? 15, यानी इस R के क्रॉस कितना पहुंच रहा होगा? 15 वोल्ट। ये तो सबको पता है, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 15। करंट हमको टोटल सर्किट में निकालनी है। R की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻3, क्योंकि 2 किलो ओम दिया हुआ है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/2 × 10⁻3। अब 15 जो डिवाइड करोगे तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 7.5, और 10⁻3 ऊपर से क्या हो जाएगा? ये 10⁻³ कर लो, तो ये 7.5 मिली एम्पियर लिख सकता हूं। मतलब टोटल सर्किट में जो करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 7.5, जिसको मैं IS लिख देता हूं। सर्किट का करंट IS जो कि है 7.5 मिली एम्पियर, ठीक है। हमसे करंट अक्रॉस जीनर पूछा है, मतलब इसके अक्रॉस IZ की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब चेक कर लो, अब टोटल करंट कितना हो रहा है? IS टोटल करंट यहां से निकाल रहा है, ठीक है। हमको IZ चाहिए। अब देखो VZ की वैल्यू दी हुई है 5 वोल्ट, है ना। इनपुट वोल्टेज 20 है। अब यहां चेक करो, लोड के क्रॉस RL जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है? RL की वैल्यू है 1 किलो ओम, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? तो यार देखो ना, ये जीनर और लोड एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, और जीनर का काम क्या होता है कि जब जीनर डायोड ऑन रहता है तो क्या करता है? लोड के क्रॉस जितना पोटेंशियल वीजेड है उतना ही पोटेंशियल लोड के क्रॉस भेजेगा, मतलब VL भी कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। तो अगर मैं IL निकालता हूं करंट अक्रॉस लोड, तो मैं क्या लिख सकता हूं? VL/RL लिख सकता हूं, VL/RL लिख सकता हूं। तो VL क्या है? 5 है, और RL क्या है तुम्हारा? लोड कितना है? 1 किलो ओम, यानी 10⁻3। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 10⁻³ सो 5 मिली एम्पियर। मतलब यहां से IL की वैल्यू लोड के क्रॉस जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 5 मिली एम्पियर। लोड क्रॉस करंट कितना आ गया? 5 मिली एम्पियर। हमको IZ पता करना है, करंट अक्रॉस जीनर। तो यार करंट डिवीजन रूल लगा दो ना। ये जंक्शन पे चेक करो, इधर से करंट आ रहा है IS, तो करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर चले जाएगा IL, नीचे चले जाएगा IZ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि जितना करंट इनकमिंग उतना ही करंट आउटगोइंग, यानी IS = IZ + IL। हमको IZ चाहिए, तो IZ = क्या हो जाएगा? IS - IL। वेरी गुड सर।
IS की वैल्यू निकाले 7.5 मिली एम्पियर माइनस IL की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, तो IZ कितना हो जाएगा भाई? IZ की वैल्यू हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर आया, 2 मिली एम्पियर नहीं, 7.5 है और 5 है, 2.5 होगा ना, 2.5 होगा ना, क्योंकि 7.5 है तो फिर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 में भी कहूँ क्या यार, इतना बेसिक सा कैलकुलेशन में गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। तो IZ की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5 मिली एम्पियर। क्लियर टू यू? आई थॉट दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट XYZ इज गिवन बाई, ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी सवाल आ गया, हर क्वेश्चन से, हर चैप्टर से मैंने सवाल उठा के रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। पोटेंशियल वाले पार्ट सवाल आ गया, दिया हुआ है V की वैल्यू जो कि डिपेंड कर रही है किस पे, x² y माइनस XZ³ प्लस 6। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अरे यार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी क्या हो, पोटेंशियल, तुम्हारे देखो सबसे पहले तो ये याद रखो, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में x y या z का टर्म, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल हो, यहाँ x y z तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बोल दिया है ना, देखो यहाँ x और y z तीनों डायरेक्शन में है, तो हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और ये होता है तुम्हारा डेल v बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v बाई डेल z जे कैप प्लस डेल v बाई डेल z के कैप। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पढ़ा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं ना कि v का जो ये पूरा इक्वेशन है, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार क्या करते हैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और एक बार z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल v बाई डेल x, और फिर डेल v बाई, अरे यार मैं क्या कर दिया इसको, डेल v बाई डेल x, फिर डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल z, दोनों टाइम उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे कर लो, डेल v बाई डेल z रहने दो, इसको कर दो डेल v बाई डेल y। तो एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आई थॉट मैं मान के चलता हूं कि आपको आता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे वाले क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। तो पहले तो मैं निकालता हूं डेल v बाई डेल x। तो इस पूरे इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2x, y कांस्टेंट रहेगा, माइनस इसमें देखो x का टर्म है, हाँ है, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और z³ वैसे ही रहेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब डेल v बाई डेल y, पूरे इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहाँ देखो y है, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और -x² वैसे ही रह जाएगा, माइनस यहाँ देखो y कुछ नहीं है तो पूरा 0, ये पूरा 0, मतलब डेल v बाई डेल y कितना आया? x² के बराबर, -x² के बराबर, ठीक है। और अगला क्या है भाई? अगला है तुम्हारा डेल v को डिफरेंशिएट करो z के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ x है, y है, z है ही नहीं, मतलब ये पूरा 0 हो गया, माइनस यहाँ देखो z है, हाँ है, x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ, तो z क्या हो जाएगा? 3z² x, यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा 0, मतलब कि डेल v बाई डेल z क्या हो सकता है? डेल v बाई डेल z तुम्हारा होगा -3z² x। अब तीनों को एक साथ लिख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x कितना आया? -2xy माइनस z³ आई कैप। अब देखो प्लस, और यहाँ देखो डेल v बाई डेल y की वैल्यू, डेल v बाई डेल y की वैल्यू -x² यानी -x² जे कैप, प्लस डेल v बाई डेल z कितना आया? -3z² x की कैप। अरे ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई जी? -2xy माइनस z³ आई कैप। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -x² जे कैप माइनस 3z² x के कैप। तो ये आ गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मिला लो आंसर, मिला लो आंसर, पहले चेक कर लो। देखो दिया हुआ है आंसर 3z²। अब देखो यार कुछ नहीं करोगे ना, अगर यहाँ से माइनस सबको कॉमन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ माइनस बाहर कॉमन ले लो तो ये वाला टर्म आएगा, देखो 2xy माइनस z², ये देखो x²yz और k 3j के, यहाँ देखो प्लस हो जाएगा कि यहाँ माइनस अब कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस y, देखो ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी सिंपली योर बी नंबर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी नंबर इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। सही किया था मैंने डिफरेंशिएट, बस क्या किया था, तुम्हारी वैल्यू मैच नहीं हो रही थी, मैं इसमें थोड़ा बदल के दे दिया। माइनस जब आप कॉमन ले लोगे तो अंदर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और माइनस फिर आप इंटरनली मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2xy माइनस z³ हो जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2, कितना सवाल बचा हुआ है? 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें से देखो ये वाला सवाल अगर पढ़ें तो देखो इनमें से 2 सवाल आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले। ये दोनों आप लोग होमवर्क कीजिएगा, बहुत सिंपल से सवाल है, ठीक है। इसमें बस पूछा गया है कि जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इसके पहला सवाल, ये वाला सवाल मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क रहेंगे, फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 आर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है, पहले निकाल दो इसको। ऐसे दिया हुआ है यूट्यूब, ये ट्यूब बनाया गया ऐसे, ये रहा ट्यूब तुम्हारा, है ना। थोड़ा पतला मोटा हो गया, इग्नोर कर दो, फिगर सही नहीं बना है, बट एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं तुमको मान के चलता हूँ कि ये है, ठीक है। भरा हुआ इसमें फ्लूइड है ना। ऊपर से हमने फोर्स लगाया कितना? 5 न्यूटन। इधर का फोर्स F है जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। मैं तुमको सवाल समझा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इधर वाला एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर वाला एरिया दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ये F की वैल्यू कितनी है ताकि ये जो फ्लूइड है ये इक्विलिब्रियम में रहे। अरे यार, अगर फ्लूइड को रेस्ट में रखना है तो पास्कल लॉ लगाते हैं हम। पास्कल लॉ पढ़ा है? पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या होता है? F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। अब यहाँ F1 कितना है? 5, F2 कितना है? F। A1 एरिया 1 सेंटीमीटर, A2 एरिया 2, तो वैल्यू रख दो, F2 की वैल्यू आ जाएगी। F1 की जगह 5 अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में एरिया को रखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10⁻³ तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻³ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F अपॉन, ये देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो F2 यहाँ हमको निकालना है, तो यहाँ देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 10⁻6 इज इक्वल्स टू F अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ 10 है, 10⁻6, ये देखो 10⁻6 इंटू 10 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻5। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10⁻5 अपॉन 10⁻6। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻6 ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻6। ये कितना हो जाएगा? F की वैल्यू, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन। F की वैल्यू 50 न्यूटन इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ये आखिरी के 2 सवाल बचे हैं जो बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। पहले इसमें पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट में कैसे होगा। ऑल ऑफ दीज लगा भी है, ऑल ऑफ दीज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। इसका रीजन आप पता करेंगे, ठीक है, और कमेंट में कमेंट डाउन करेंगे। उसके साथ साथ अगला सवाल है कि इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी हुई है, बताया गया कि जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इनमें से कौन सा पेयर सही होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? एक्स में होगी, वाई में होगी, है ना। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये चैप्टर पढ़ा है, बड़े आसान से चैप्टर रहेंगे, ठीक है। तो आई थॉट कि आज का सेशन जो है यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। काफी सारे वैरायटी ऑफ सवाल, काफी अच्छे लेवल के सवाल हमने फिजिक्स में सॉल्व किए, और एक्चुअली फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और मैं एक फिजिक्स का ही प्रॉपर टीचर हूँ फिलहाल, सर आपके सर ने बोला है तो मैं केमिस्ट्री आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये हमारा MUBSC का कंप्लीट फिजिक्स का था, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे लेवल के सवाल पिकअप किए थे, ठीक है। तो आई थॉट कि चीज़ आपको समझ में आई होंगी। टिल देन अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट डाउन में जरूर लिखिए, और वेट करिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। टिल देन सी यू, बाय बाय।